जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जिस भी बच्चे को कंप्यूटर पोर्शन की रिवीजन में दिक्कत आ रही थी या कंप्यूटर पोर्शन में समझ नहीं आ रहा है किस तरह से पढ़ना है, क्या देखना है, आज कंप्यूटर पोर्शन की सारी दिक्कतें मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि इस पूरे कंप्यूटर पोर्शन जो जेकेएसएसबी के सिलेबस में है, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्यूटर का जो भी पोर्शन उसमें आता है, जहां पे एग्जाम में मैं वही पढ़ाऊंगा यहाँ पर जैसे कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को सुनना है। बाकी आपके पास कंप्यूटर की अगर अरिहंत की बुक है या एडिशनल तुम कहीं से भी पढ़ते हो, तुम्हें वहां से मटेरियल मिल जाएगा। बट तुम्हें एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसी चीजें हैं जो आपने अच्छे से कवर करनी है, उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। लेक्चर लेंदी होगा, ये तो एश्योरेंस है कि होगा ही होगा। बट आपको इसकी दिक्कत नहीं करनी है, आपको ये टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, और मैं ज्यादा यहाँ पर पेपर ओरिएंटेड चीजों पर स्विच करूंगा। जहां जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को हम ज्यादा इंफेसाइज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ड जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये एक लेटिन वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया? लेटिन वर्ड। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन वर्ड है। लेटिन वर्ड कौन सा है? कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट करना, टू कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट करना या कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया। तो लेटिन वर्ड है कंप्यूटर, वहां से लिया गया, जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो, कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कंप्यूटर के। ऐसे फीचर्स में वैसे आजकल क्वेश्चन आता नहीं, बहुत सिंपल चीज है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए फीचर में कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है, कंप्यूटर में वर्सेटिलिटी होती है। वर्सेटिलिटी कहने का मतलब है कि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है कंप्यूटर जो है एक ही साथ कर सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर रिलायबल सोर्स है, सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। डिलीजेंसी मतलब जैसे हम ह्यूमन से हम थक जाते हैं ना, तो हम एक एक चीज करके जो मोनोटोनस चीज करके हम थक जाते हैं, उसको करने का मन नहीं करता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, वो डिलीजेंट है। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की अच्छी खासी होती है। ये सारे कंप्यूटर के फीचर्स है, आपको पता है, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ठीक है, अब कंप्यूटर के हिस्ट्री के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो पहला मैकेनिकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट मैकेनिकल, ये कुछ पॉइंट आप लिख लो। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिव डिवाइस। देखो, अगर तो आपके पास अरिहंत की कंप्यूटर की बुक है तो कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको यहां से सुनना है। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी? पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अबैकस। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहली जो हमारी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है? अबैकस। ठीक है, ये पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जो थी उसका नाम क्या था? तो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन का नाम था ब्लेस पास्कल। क्या नाम था? पास्कलिन। बेसिकली पास्कलिन, जिसको किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, अबैकस जो है चाइना ने डेवलप किया था, और पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको कहते हैं। और पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन किसको कहते हैं? पास्कलिन को, जिसको ब्लेस पास्कल ने जो है डेवलप किया था। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है कि पहला जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बोल रहा हूं, पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर जो काम आया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। ये सबको पता है, आपको चार्ल्स वेबर ने बनाया था, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये डेट भी याद कर लो, 1837 में। किसने बनाया था? चार्ल्स वेबर ने। तो एनालिटिकल इंजन हमारा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, और एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछता है बेसिकली, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये पॉइंट याद रखो, इसलिए बार बार इंफेसाइज करो। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था उसका नाम था इनियाक। क्या नाम था? इनियाक। अब पेपर में इनकी फुल फॉर्म्स पूछता है। इनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, क्या फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर आपको पेपर में पूछेगा पहला ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, पहला ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है प्रोवाइड की गई थी, स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की गई थी, उसका नाम था एडसेक। क्या था? एडसेक। ये भी एग्जाम में पूछता है। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। वहां पर कंप्यूटर है, इनियाक में कंप्यूटर। इनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बट एडसेक में सी का मतलब कंप्यूटर नहीं है, इसका मतलब कैलकुलेटर। और ये जेकेएसबी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि एडसेक में सी का मतलब, अगर बच्चों ने यहाँ पे कंप्यूटर लगाया नहीं, इसकी फुल फॉर्म में सी स्टैंड्स फॉर कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक
कैलकुलेटर ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी जो है प्रोवाइड की थी, ठीक है। उसके बाद आपका एक आपने याद रखना है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर हमने पढ़ा कौन सा था, एनालिटिक इंजन, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस, ये भी पहला जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस यूज होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो वो कौन सा था, वो यूनिवैक था। क्या नाम था उसका, यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक, यूनिवैक किसने बनाया था, बेसिकली ये एकर्ट और मॉशली ने बनाया था। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या नाम था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फैक्ट याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने कुछ आपको ये चीजें बताई जो आपको याद रखनी, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज अबेकस, फर्स्ट मैकेनिकल आइडिंग मशीन इज पास्कल मेड बाय ब्लेस पास्कल, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिक इंजन जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दैट इज इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जिसको जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉशली ने बनाया, पहला स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर आता है सी फॉर, और पहला जनरल पर्पस जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जनरेशन ऑफ, देखो यार आपने ये सब सुनना है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं इतना लिखने पे इंफेसाइज नहीं करूंगा, हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। तो पहला जो जनरल पर्पस कंप्यूटर, देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे, तो जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई उसकी डेट थोड़ी बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, 1940 से लेकर 1956 के बीच में। और इस जनरेशन, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में हम किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते, किसका यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स का। फिर आपकी जो सेकेंड जनरेशन आई उसका टाइम था 1956 से लेकर 63 के बीच में, और उसमें हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू कर दिया। फिर आपकी जो थर्ड जनरेशन आई दैट इज 1964 से लेकर 1971 के बीच में अप्रोक्सीमेट, उसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसीज, वो हमने यूज करना शुरू कर दिया। और फोर्थ जनरेशन जो 1971 से लेकर अभी तक चल रही है, 1971 से लेकर मान लो आप प्रेजेंट तक ही है वो, उसमें हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम करने लगे। और फिफ्थ जनरेशन जो है, मतलब अभी की, हम प्रेजेंट जनरेशन वाले, फोर्थ जनरेशन भी फिफ्थ जनरेशन दोनों चल रही है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज और इसके बाद वाली जो है दैट इज फिफ्थ जनरेशन, इसमें हम एआई का यूज करें, किसका यूज करें, एआई का, ठीक है। दिस इज क्लियर, एआई का मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज करें, पॉइंट आपने याद है। फिर आपको एग्जाम में पूछता है कि पहला कंप्यूटर जो है, फर्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप में हुआ था इंडिया में, उसका क्या नाम था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला कंप्यूटर जो डेवलप इन इंडिया हुआ था दैट इज नोन एज सिद्धार्थ, ये आपको याद रखना। और पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया में डेवलप हुआ था वो क्या था, परम, उसका नाम क्या था, परम। अभी देखेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसका नाम था परम, ठीक है। दिस इज क्लियर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछेगा, देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को फर्दर हमने काफी चीजों में क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे कंप्यूटर को हमने डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो साइज के बेसिस में हमारे पास डिफरेंट तरह के कंप्यूटर होते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर होते हैं जिनको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर होते हैं जिनको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इनको बस जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए मेन फ्रेम कौन सा है कौन सा है, और एक कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, बस इन चारों के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब जो आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, वो सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मेनली पोर्टेबल्स जो होते हैं, जैसे आपके पीसीज, डेस्कटॉप, फिर आपके जो नोट पैड हो गए, मान लो लैपटॉप है आपका, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये सारे किसमें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं इनका कोई भी किसी भी काम में आप इसको ले सकते हो। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं, मेनली जो ये कंप्यूटर है इनके कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इनको यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क है। तो एग्जाम में इसकी एग्जाम्पल पूछता है, अगर आपको कोई पूछे एग्जाम में कि जो इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो कैड होता है वहां पर कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मेनली वो कंप्यूटर है जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होने की वजह से आप मेनली बिजनेसेस में इनको यूज करते हो, किसमें, बिजनेसेस में। और सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसीलिए आप इनको एआई, मतलब इन सब चीजों में यूज कर सकते हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी में ये सब में यूज कर सकते हो। तो वो कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड जो है किसमें मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में, ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर जो हमारे होते हैं उनकी स्पीड किस में कैलकुलेट होती है, फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट्स। क्या होती है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है,
ऑपरेशन पर सेकंड, ये किसकी फुल फॉर्म है? हमारे फ्लॉप्स की, मतलब वो स्पीड बताता है जिस स्पीड में जो हमारे सुपर कंप्यूटर जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था उसका क्या नाम था? परम वन। ठीक है, क्या नाम था? परम। और जो हमारा इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था परम, उसको किसने बनाया था? सी डैक ने। सी डैक स्टैंड फॉर कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इंडिया की ऑफिशियल कंपनी है एक, जो कंप्यूटर वगैरह बनाती है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो एक कंपनी है उसने बनाया था परम। और वर्ल्ड में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था क्रे वन। तो क्रे वन जो है वो सेमन आर क्रे बंदा था जिसने बनाया था 1976 में, इसके नाम पे ये क्रे वन पड़ा। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, किसका? पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपका कंप्यूटर का बेसिक हो गया, कंप्यूटर क्या है ये, मतलब एक समझ लो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन हो गया आपको, जो चीजें आपको देखनी थी। ठीक है, देखो एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, रिवाइज करता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया? वी हैव स्टार्ट द वर्ड कंप्यूटर फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच का मतलब होता है कंप्यूट करना। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, एडिंग मशीन दैट इज पास्कलाइन, जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिक, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अलग है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, स्टोरेज कैपेसिटी वाला एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज और फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हुआ, फिफ्थ जनरेशन में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एआईज। और जो है सिद्धार्थ जो है पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था इंडिया में, पहला सुपर कंप्यूटर परम। कंप्यूटर के फर्दर टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर विच आर मेनली पोर्टेबल, मिनी कंप्यूटर जिनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं जैसे कैड वगैरह इंजीनियरिंग में यूज होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है जैसे बिजनेसेस में जो यूज होता है, सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उनकी स्पीड मेजर होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। परम जो है वो सीडैक ने डेवलप किया था, क्रे वन जो है वो सेमन आर क्रे ने डेवलप किया, तो उसने अपने नाम पे ही रखा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि एक कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में क्या क्या चीजें, देखो अब जो जो टॉपिक आ रहे हैं ना धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बढ़ जाती है। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, मान लो ये आपके इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आप डाटा अंदर डालते हैं, अभी पढ़ेंगे कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है। इनपुट डिवाइसेज में आपके माउस आ गया, कीबोर्ड, ये वो। ठीक है, बीच में आपका आ जाता है सीपीयू, सीपीयू ही आपका पूरा काम करेगा, मतलब जो भी आपकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब कैलकुलेशन होगी, सब सीपीयू में होगी। और आउटपुट डिवाइसेस में आपको शो होगा, मतलब प्रिंटर से आप उसका प्रिंट ले लोगे या आपको मॉनिटर की स्क्रीन में दिख जाएगा, जो भी है। ठीक है, और ये बीच में आ गया सीपीयू, ये बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं मेनली आपके कंप्यूटर में। अब सीपीयू के अंदर क्या होता है? सीपीयू के अंदर हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं, एक हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दो चीजें। और एक यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज वो होते हैं जो डायरेक्टली सीपीयू के लिंक में होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। और बाहर हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहां पर हम अपना डेटा स्टोर कर देते हैं लॉन्ग रन के, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब। तो ये आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना, तो ये आपका पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। मतलब एक वी हैव इनपुट डिवाइसेस, मान लो मैंने अपने कंप्यूटर में एक इनपुट के थ्रू कीबोर्ड में लिखना है 5+3 कितना होता है, मैं कीबोर्ड के थ्रू लिखूंगा 5+3, वो इनपुट डिवाइस है। फिर सीपीयू में जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स की जो है वो उसके एडिशन करेगा, वो थोड़ी देर के लिए रैम में स्टोर होंगे, फिर मैं बाहर किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में मान लो पेन ड्राइव में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट के थ्रू मैं प्रिंटर से प्रिंट ले लूंगा। तो ये आपका कंप्यूटर इस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, पहले आपको बेसिक थोड़ा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम मेनली पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, हमने आगे देखना है, हम पहले पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। देखो सीपीयू के मेन जो दो पार्ट हैं, दो पार्ट इसके मेन है, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना वो सारा एएलयू में होता है, कैलकुलेशन जो भी हो, कैलकुलेशन किसी भी तरह की, मतलब अर्थमेटिक का मतलब हो गया जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, कोई भी कैलकुलेशन वो हो गया अर्थमेटिक। और लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, जहां पर भी लॉजिक लगे, ये सारी कैलकुलेशन कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है, और दूसरा आपका है कंट्रोल यूनिट। देखो अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट का बेसिक फंक्शन होता है कि बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर स्टोर होगी, कहां से लेगा, वो सारा कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करना है एक तरह के। तो मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी में कहां पर स्टोर होगी, फिर आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस वाला करना है, माइनस वाला करना है। ठीक है, और कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे, सारी चीजें ये सब कंट्रोल यूनिट आपका देखता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो सिंपली यहां पे समझो, जो एक ऐसी मेमोरी होती है जहां पर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, मान लो देखो
मान लो आपने 3 को 5 में ऐड करना है, तो कुछ समय के लिए आपको और फिर 6 ऐड करना है, तो आपने 3 और 5 को ऐड किया तो कितना आया 8। अब इस थोड़ी जगह के लिए, थोड़ी देर के लिए 8 को कहीं पे स्टोर करोगे ना, फिर यहाँ से 6 लाओगे तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो मतलब ये जो आपने थोड़ी देर के लिए 8 को स्टोर किया, उस जिस मेमोरी में स्टोर करते हैं हम उसको बोलते हैं रजिस्टर। देखो रजिस्टर जो होते हैं ये आपकी हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट होते हैं एक सीपीयू के, जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं। अगर आपको कोई पूछे एक कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी, तो वो होता है हमारे रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, कैलकुलेशन में एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, एक मेमोरी डिवाइस है, तो उसको याद रखो रजिस्टर सीपीयू के में होता है। ठीक है, और इसकी सबसे ज्यादा स्पीड, इवन जो कैश मेमोरी होती है ना, अभी हम मेमोरी पढ़ेंगे उसमें भी बता दूंगा, कैश मेमोरी से भी ज्यादा स्पीड होती है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो सीपीयू है उसको ही हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू में अंदर मेन काम चीज करने वाली कौन सी चीज होती है, आईसी, उनको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब एक सीपीयू के अंदर, जो सीपीयू के अंदर जो मेन चीज होती है दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, जिसके थ्रू आपके सारे काम होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर वो किसने बनाया था, उसका नाम क्या था। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। ठीक है, 4004 कब बना था, 1971 में। और किसने बनाया था, इसको बनाने वाले थे टेड हॉफ, क्या नाम था इनका, टेड हॉफ, और फेडरिको फ्रैगिन, क्या नाम था, फ्रेडरिको फ्रैगिन। ठीक है, ये दो नाम नहीं भूलना। इन्होंने पहला जो है बेसिकली क्या बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम था इंटेल 4000। फोर इंटेल नहीं बनाया था, इंटेल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बोले तो एक चिप जो मेन बेसिकली, इसको बेसिकली मेन हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, इस चिप होती है सीपीयू के अंदर। इसको इसको दूसरे नाम से, इसको एक और नाम है, लार्ज पीसीबी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब माइक्रो प्रोसेसर ही जो है मेन आपका जो है एक कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को चलाने वाला, तो लार्ज पीसीबी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर और क्या होता है, देखो आपका सिस्टम में कोई भी चीज है, मान लो आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया या सीपीयू है, प्रिंटर, दिस दैट, ये सारी जगह जिस जगह पे जुड़ते हैं ना, दैट इज नोन है मदरबोर्ड। तो आपके कंप्यूटर में कोई भी डिवाइसेज हैं जो आपस में जिस जगह में जुड़ते हैं ना, सारे जो वाइस जुड़ते हैं, दैट इज नोन है मदरबोर्ड। ये आपको याद रखना है। मदरबोर्ड के ही दूसरे नाम है, मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड कहते हैं, इसी को हम लॉजिकल बोर्ड कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल बोर्ड भी इसको कहते हैं, इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, ये भी याद कर लो, प्लानर बोर्ड भी इसी को कहते हैं। तो ये सारे मदरबोर्ड के नाम है। मदरबोर्ड एक ऐसा है जहां पर सारे स्लॉट्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे रैम है, सीपीयू जोड़ना हो, पीसीआई स्लॉट जोड़ना हो, ये सारे वहां पर जुड़ते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, अननेसेसरी कुछ नहीं पढ़ा रहा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे बताया एक कंप्यूटर के कंपोनेंट में वी हैव इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा जाता है, देन वी हैव सीपीयू जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, एएलयू वगैरह होते हैं, जिससे कैलकुलेशन वगैरह होती है, कोई भी प्रोसेसिंग हो वहां पर होती है, और प्राइमरी थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, उसके बाद वो सेकेंडरी स्टोरेज में बाहर चल जाएगी, और आउटपुट से हमें प्रिंट मिलता है। और हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट समझी कि रजिस्टर एक चीज होती है जो कि फास्टेस्ट मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर में, जिसमें टेम्परेरी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और आपका एक जो कंप्यूटर के अंदर मेन चीज होती है दैट इज नोन एज आईसीज, जो सीपीयू के अंदर होते हैं, और आईसीज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 4004 था, और इसको 1971 में बनाया था किसने, टेड हॉफ ने और फेडरिको फैगिन ने। इसको लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। और मदरबोर्ड एक ऐसा आपके कंप्यूटर में डिवाइस है जहां पर सारे डिवाइसेस आकर कनेक्ट होते हैं, इसी को हम मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर में। कंप्यूटर के हार्डवेयर में सबसे पहले आपको सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम पता होने चाहिए, बस नाम। देखो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपका आ गया कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ भी लिखते हो। दूसरा आ गया आपका माउस, ठीक है, माउस को भी आप यूज करते हो लिखने के लिए। ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। देखो माउस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, इसको बोलते हैं, देखो तीन चार हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जो आपको स्क्रीन में एज अ पॉइंट दिख रहे हैं ना, जैसे आपको ये पेंसिल बनी हुई दिख रही होगी, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद ट्रैक बॉल है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस, ये सब इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। फिर जॉयस्टिक है, ठीक है, जॉयस्टिक को आगे करोगे तो वो आगे चला जाएगा, और पीछे करोगे पीछे। मेनली आप गेमिंग में इसका यूज कर सकते हो। फिर आपके पास लाइट पेन है, लाइट पेन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, उस पर लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इनपुट डिवाइसेस, मतलब एक ऐसा कोई भी डिवाइस जो डेटा को सिस्टम के अंदर लेके जाए, उसको बोलेंगे इनपुट। जो मैं ग्राफिक टेबलेट में लिख रहा हूँ तो वो कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो ग्राफिक टेबलेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
इनपुट डिवाइस। फिर मान लो आप किसी शॉप में जाते हो तो उसमें बार कोड रीडर होता है, जिसे आप पढ़ के उस आइटम के बारे में समझ सकते हो। आप जाते हो ना, आपने मान लो विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करी, तो उसमें जो जो चीज होगी, मान लो कोई पैकेट लिया आपने, तो उसको वो बार कोड रीडर में स्कैन करता है। उसके हाथ में जो मशीन होती है, डायरेक्ट उन्होंने बार कोड, उधर से उसकी पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। फिर मान लो आप ओएमआर शीट भरते हो, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसको पढ़ने के लिए। फिर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, उसका यूज करते हो। फिर आपके बैंक्स में जो चेक होते हैं वो मैग्नेटिक इंक यूज होती है, तो उसको पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर आपके स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड को रीड करने वाले जो आपके एटीएम मशीन होते हैं, उनको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर्स, ठीक है। फिर जितने भी आपके बायोमेट्रिक सेंसर्स हैं, बायोमेट्रिक सेंसर, मान लो आपकी जो बायोमेट्रिक डेटा लेके जाते हैं, हैंड का मतलब फिंगर्स का, आईज का, तो बायोमेट्रिक सेंसर भी एक तरह के आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। फिर आपका स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, आप कोई भी उसको जो है मेन हार्ड कॉपी दोगे, उसको स्कैन करके सिस्टम में स्कैन कॉपी के फॉर्म में ले, तो स्कैनर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर आपका माइक, आप माइक में कुछ भी बोलते हो, वो डेटा अंदर लेके, माइक इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। फिर वेब कैम के थ्रू भी जो है डेटा अंदर जाता है, दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं जहां पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और भी एक दो लिख लो, जैसे क्यू आर स्कैनर, जैसे आपका क्विक रिस्पॉन्स, क्यू आर की फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। आप किसी को पैसे डालो, क्यू आर कोड शो करते हो ना, वो होता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब जल्दी कोई भी चीज हो जाए, तो क्यू आर स्कैनर क्या होता है, उस क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करने वाला, ठीक है। उसी तरह गूगल का, मान लो गूगल का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, वो भी एक तरह का इनपुट सिस्टम है। आप उसमें कुछ भी बोलते हो, डेटा अंदर चल जाता है ना, तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है गूगल का, वो भी एक तरह का आप क्या बोल सकते हो, वो भी एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। भाई आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, इसमें आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, और दोनों कौन से हैं, जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आउटपुट की एग्जांपल, आउटपुट में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे एक तो फेमस आ गया आपका प्रिंटर, प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। फिर आपके कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में भी आपको सब कुछ दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया प्लॉटर, प्लॉटर में जहां पे आप बड़े बड़े जो है शीट्स वगैरह प्रिंट करते हो, मान लो आपने वो एक तरह के पोस्टर वगैरह निकालते हो, दैट इज नोन है प्लॉटर। फिर आपका स्पीकर से आपकी साउंड बाहर निकलती है, स्पीकर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज। फिर आपका प्रोजेक्टर है, जहां पे आपको प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। देन वी हैव सम डिवाइसेज व्हिच आर इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेज, ये एग्जाम में पूछता है, मतलब जो इनपुट की तरह काम भी करते हैं आउटपुट, जैसे टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में आप टच करोगे तो वो इनपुट डिवाइस की तरह डेटा भी अंदर ले लेगा, और स्क्रीन है तो तुम्हें दिखाई भी दे रहा है, तो ये इनपुट भी और आउटपुट डिवाइस। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे यूएसबी ड्राइव, ठीक है, ये इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। वी हैव नेटवर्क कार्ड्स, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, नेटवर्क कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स इनपुट भी और आउटपुट भी है। और मॉडम्स, मॉडर्न मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इनपुट भी और आउटपुट भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर इस टॉपिक में मैंने आपको हार्डवेयर में प्रिंटर पढ़ाया ना, प्रिंटर जेकेएसएसबी का एक फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है प्रिंटर, प्रिंटर की टाइप। जो प्रिंटर को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। सर कौन से होते हैं इंपैक्ट, कौन से नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं, मान लो जब प्रिंटर प्रिंट कर रहा होगा तो वो पेज के साथ टच करेगा, उसका इंपैक्ट छूटेगा पेज, उसको बोलेंगे इंपैक्ट प्रिंटर, मतलब टच करेगा पेपर को, इतना याद करो, टच करेगा पेपर को, ठीक है। और नॉन इंपैक्ट में होता है डू नॉट टच, डू नॉट टच, टच मी नॉट प्लांट नहीं होता जैसे, मतलब हाथ नहीं लगाने वाला, तो डू नॉट टच वाला है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इंपैक्ट प्रिंटर की दो टाइप्स है, एक होता है जो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर। एक होता है जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं लाइन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब करेक्टर बाय एग्जांपल कौन सी आ गई, करेक्टर के एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा आ गया डेजी व्हील। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डायग्राम बना के बता रहा हूँ। और लाइन प्रिंटर मतलब जो पहले एक लाइन प्रिंट करेगा फिर दूसरी लाइन, और करेक्टर वाला होगा पहले एक करेक्टर प्रिंट करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, जो पहले चलते थे डीएमपी वगैरह, ठीक है। और लाइन प्रिंटर की एग्जांपल है जैसे चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। बट आजकल जो प्रिंटर आए हैं दैट इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, वहां पर पेज और जो प्रिंटर है उसके बीच में कोई टच नहीं होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे आपके इंकजेट प्रिंटर हो गए, ठीक है, आपके जो बेसिकली लेजर प्रिंटर हो गए, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गए, आपके थर्मल प्रिंटर हो गए, ये सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। और ये पूरे का पूरा पेज प्रिंट करते हैं, कितना प्रिंट करते हैं, पूरा का पूरा पेज, ठीक है, ये आप याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर। कौन से होते हैं, जो हमने पढ़ा है, लेजर प्रिंटर जो होते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसमें जो है लेजर प्रिंटर में टोन्ड इंक यूज की जाती है। क्या, टोन्ड
दूर से ही फेंक देता है। टोन इन मतलब आप जिसको टोनर कहते हो वो यूज किया जाता है। इसको किसने बनाया था? 1960 में इसको बनाया था जीरोक्स कंपनी। किसने बनाया था? जीरोक्स कंपनी में, इसलिए इसके नाम पे ही पड़ जाता है। आप बोलते हो ना हमें पेजेस जीरोक्स करने, जीरोक्स कोई वर्ड नहीं है, बेसिकली कंपनी का नाम है, ठीक है। और आपको दो चीजें और इंपॉर्टेंट यहां से पूछता है कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मेजर होती है। प्रिंटर की क्वालिटी मेजर होती है डॉट्स पर इंच में, ठीक है। डॉट्स पर इंच में हम प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। और प्रिंटर की स्पीड अगर आपको मेजर करनी है तो वो करते हैं हम पेजेस पर मिनट। मान लो अगर आपका जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो पेजेस पर मिनट में करेंगे, पेजेस पर मिनट में करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो आपका जो है वो कोई ये वाला प्रिंटर है, मान लो ये वाला करेक्टर प्रिंटर है तो करेक्टर पर सेकंड, लाइन प्रिंटर तो लाइन पर सेकंड, इस तरह से आपके प्रिंटिंग की जो है स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत है यहां तक? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत कौन से, और प्रिंटर का कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा क्योंकि यहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यार, मेरा ये मानना है कि इस लेक्चर के बाद आपको ना, और मैं ऐसा कोई चीज यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा जो अननेसेसरी। एक तो आपको पूरा कंप्यूटर में आपको आज के इस सेशन में रिवाइज करवा दूंगा, ये मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। आप पता नहीं कितना हो पाएगा बट मैं कोशिश करूंगा पूरा ही हो जाए, ठीक है, और बिना भागे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वी हैव इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। वी हैव कीबोर्ड, वी हैव माउस, ठीक है, वी हैव ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इनके एग्जांपल में बता, बार कोड रीडर बार कोड को स्टडी करने वाला, ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर शीट को स्टडी करना मतलब ब्लैक डॉट्स को, ठीक है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो आपकी टेक्स्ट को बेसिकली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट है। मैग्नेटिक इनको स्टडी करने वाला, स्मार्ट कार्ड रीडर्स हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर्स हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, वेब कैम हो गया, क्यूआर स्कैनर, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस। आउट में प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसमें कॉम्बिनेशन है वी हैव टच स्क्रीन, यूएसबी ड्राइवर, नेटवर्क कार्ड्स मॉडल, और एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिर आपने देखा प्रिंटर्स में वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। फर्स्ट इज इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूरा का पूरा पेज करेंगे और टच नहीं करेंगे पेज को, और इम्पैक्ट वाले टच करते हैं। उसमें करेक्टर और लाइन, करेक्टर मतलब एक एक करेक्टर करके प्रिंट कर, उसमें डीएमपी और डेजी व्हील, और इधर है लाइन में चेन और ड्रम। बाकी उधर आ गया इंक जेट आ गया, वी हैव लेजर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मल, और भी बहुत सारे, बट लेजर इज द मोस्ट फेमस। 1960 में जेरोक्स कंपनी ने बनाया। और प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट्स पर इंच में कैलकुलेट होती है, और स्पीड जो है प्रिंटर की वो पेजेस पर मिनट पे कैलकुलेट होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पेन चेंज करते हैं ताकि मोनोटोनस ना हो चीजें, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पढ़ने में थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, ऐसे बोर्डम नहीं लगना चाहिए। पीछे 11 मैराथन सेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जम्मू कश्मीर पोर्शन के, इंडिया के पोर्शन के, और इंग्लिश का भी इडियम फ्रेजेस का आ गया है। अब बाकी पोर्शन के भी आएंगे। साइनोनिम्स एंटोनिम्स का एक सेक्शन मुझे आपको करवाना है, मैराथन सेशन में करवाना है। उसके बाद मैं आपको पूरी जनरल इंग्लिश, बाकी जो है ग्रामर ही है ना, वो पूरी एक मैराथन सेशन में आपको रिवाइज करवा दूंगा। बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन, बोलोगे तो करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आप बोलोगे तो करवा दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको देखो, अब हमने पढ़ना है मेमोरी में से क्वेश्चन आते हैं। देखो, हमारी जो मेमोरी डिवाइसेस होती है ना, उनको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होती है वी हैव प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी आ जाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, वी हैव प्राइमरी मेमोरी एंड वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी के और नाम है। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी इसी को कहते हैं। इसको हम जो है बेसिकली उसके इंटरनल मेमोरी भी इसी को कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम जो मेन है, ऑक्सिलरी मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? देखो, प्राइमरी का मतलब है कोई भी ऐसी मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ लिंक में हो, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली उस पर काम करो, ऐसी मेमोरी को बोलेंगे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, ऐसी मेमोरी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी आ जाती है? जैसे रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी है, ये वो मेमोरी, देखो ध्यान सुनो, ये वो मेमोरी है जो वोलाटाइल है। मतलब जब आपका सिस्टम जब तक चलेगा तब तक वो होगी, उसमें स्टोर होगा, बट जैसे ही सिस्टम ऑफ तो वो उड़ जाएगा। जैसे मान लो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सिस्टम ऑफ कर दूंगा ना, मैं सिस्टम जब ऑन करूंगा तो वापस यही रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम नहीं शो होगा मुझे, तो ये रैम में चल रहा है सब कुछ, तो दैट इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट इसका फायदा क्या होता है? ये फास्ट होती है। अगर यही काम मैं रोम में करता हूं, ठीक है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी।
मतलब ये एक तरह की परमानेंट है, मतलब इसमें मैंने अगर स्टोर कर दिया तो ये डिलीट नहीं होने वाला, ठीक है, वो रोम हो गया, ठीक है। और इसमें जो स्टोर कर दिया वो डिलीट नहीं होगा, तो ये इसका मतलब ये इससे जो है कम फास्ट होगी, तो रोम कम फास्ट होगी, मतलब जो जल्दी जो जितनी वॉलाटाइल है, मतलब समझ लो उतनी जल्दी उड़ेगी वो, तो उतनी जल्दी उसकी स्पीड होगी। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रीड भी कर सकते हो, उधर से कुछ भी पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो उसमें, बट ऐसा रोम में नहीं होता, रोम सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रैम की फर्दर टाइप्स भी है, रैम में हमारे पास डायनेमिक रैम भी आता है, फिर स्टैटिक रैम भी आता है, ठीक है, इनमें फर्क है, कुछ नहीं है। जो डायनेमिक रैम होगा ना, उसमें देखो दोनों में क्या फर्क होता है, कि जो डायनेमिक रैम होता है उसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों यूज होते हैं, और स्टैटिक रैम में सिर्फ जो है वो क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर। जिस जगह में कैपेसिटर यूज होता है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए हमें डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी होता है, बट स्टैटिक रैम में कैपेसिटर नहीं होते, तो कैपेसिटर नहीं होते, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा नहीं, मैंने फिर भी बता दिया। इस तरह रॉम की भी बहुत बहुत टाइप्स होती है, जैसे प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी होती है, फिर इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर और मेमोरी में क्या होता है, वी हैव कैश मेमोरी। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जो डेटा आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। तो देखो फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला डेटा यहाँ पर रहता है ना, तो उससे हमें वो जल्दी मिल जाता है, तो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसकी स्पीड देखो, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो सीपीयू टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है रजिस्टर में, वो सबसे फास्ट है। उससे कम अगर कोई बोले तो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी से कम हमारी रैम आ जाती है, रैम से कम हमारी रोम आ जाती है, और रोम से कम हमारी बाकी सेकेंडरी डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपकी बाकी डिवाइस है वो सारी इससे कम होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैश भी फास्ट मेमोरी, इवन रैम से भी तेज कैश होती है, बट रजिस्टर से कम इसकी स्पीड होती है। तो ये पॉइंट पे अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है कि जो बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कहां पर स्टोर होता है, वो रोम में स्टोर होता है, ठीक, कहां पर, रोम में। अब ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है रन करवाने वाला, स्टार्ट करवाने वाला काम जो होता है वो किसका होता है, बायस का होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, आउटपुट सिस्टम। तो ये कहां पर स्टोर होता है, ये हमारा रोम पे स्टोर होता है। ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह एक मेमोरी और होती है फ्लैश मेमोरी। कौन सी, फ्लैश मेमोरी। देखो फ्लैश मेमोरी क्या होती है, पहली बात तो फ्लैश मेमोरी वोलाटाइल होते नहीं, ये नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपके कंप्यूटर का, आपका फोन, फोन में कैमरे की जो मेमोरी है, फोटो खींचे तो आपकी स्टोरेज रहेगी, वो वोलाटाइल थोड़ी है, वो तो रहेगी ना फोन में। तो ये सारी जो होती है नॉन वोलाटाइल। और री राइटेबल, आप इसको दोबारा मिटा के दोबारा लिख भी सकते हैं, राइटेबल, री राइटेबल भी होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये बेसिकली सेमी कंडक्टर से बनी होती है, तो सेमी कंडक्टर मेमोरी है, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर इसको छोड़ के हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, जो हम देख रहे थे अभी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पर डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, बट इसकी स्पीड कम होती है। इसमें आपकी जो है जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, फिर आपकी मैग्नेटिक टेप आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है, आपकी सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं। ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं, जिसको आप कंप्यूटर के साथ लगाते हो और आप इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है, दिस इज क्लियर। एक बार रिवाइज करवा दूंगा, पहले समझो, जो बात बता रहा हूं ना वो सुनो, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मेमोरी मेजरमेंट के यूनिट होते हैं उनके बारे में पूछता है। तो सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का होता है बिट। क्या होता है, बिट। एक बिट का मतलब होता है, एक बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट जीरो या वन। क्या होता है, बाइनरी डिजिट जीरो या वन। मतलब मैं जीरो लिख रहा हूं या वन, जीरो का मतलब कंप्यूटर में होता है ऑफ करना, और वन का मतलब ऑन, कंप्यूटर यही समझता है ऑफ या ऑन। और वन बिट का मतलब या तो होगा ऑफ या होगा ऑन, ठीक है। वन बिट का मतलब होता है जीरो या वन, बाइनरी। ये सबसे छोटा आपका मेमोरी का यूनिट है, ठीक है। फिर अगर मैं 8 बिट को बना मिला देता हूं तो वो बन जाता है बाइट। क्या बन जाता है, वन बाइट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1024 बाइट को मिला देता हूं, 1024 बाइट को मिला देता हूं तो वो 1 किलो बाइट बन जाता है। आपने सुना होगा केबी। फिर 1024 केबी को मैं मिला दूं तो, ठीक है, केबी को मिला दूं तो वो मेगाबाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, मेगा। इसी तरह चलता रहता है। फिर 1024 मेगाबाइट को मिला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, गीगाबाइट, ठीक है। फिर 1024 गीगाबाइट को मिला दूंगा तो टेराबाइट। फिर टेराबाइट को मिला दूंगा तो पेटाबाइट। पेटाबाइट को मिला दूंगा बेसिकली तो हमारे पास एक्साबाइट। फिर एक्साबाइट को मिला दूंगा तो वी हैव जेटाबाइट। जेटाबाइट को मिला दूंगा तो जोटाबाइट। जोटाबाइट को मिला दूंगा तो ब्रोंटोबाइट। और ब्रोंटोबाइट को मिला दूंगा 1024 तो मेरा बनेगा जियोबाइट, जो अभी सबसे बड़ा यूनिट है मेमोरी का, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिट।
ये बता दिया। और सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज जियोप बाइट, जियोप बाइट। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट में, 1024। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट, ठीक है। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, एक और एग्जाम में कंफ्यूजन करता है। देखो एक बाइट जो होता है, एक बाइट कितने बिट के बराबर है, 8 बिट के बराबर। कितने बराबर, 8 बिट के बराबर। एक और यूनिट होता है निबल। एक निबल जो होता है, ध्यान से सुनो, एक निबल जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है, 4 बाइट के बराबर। कितने बराबर, 4 बाइट के बराबर। एक निबल जो है 4 बाइट के बराबर। तो इसका मतलब एक बाइट कितने निबल के बराबर होगा, तो एक बाइट हो जाएगा यहां से हमारा 2 निबल के बराबर। किसके बराबर, 2 निबल के बराबर। कैसे हुआ सर, मैं समझाता हूँ, देखो ना। एक बाइट किसके बराबर है, 8 बिट के बराबर। तो मैंने आपको बोला 4 बिट का तो एक निबल है, तो 8 बिट में कितने निबल आएंगे, 4 बिट का एक निबल है तो 8 बिट के 2 निबल आ गए। इसका मतलब एक बाइट जो है 2 निबल के बराबर भी होता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको आपकी रेफरेंस के लिए बता दिया, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको यह भी बताया कौन सी मेमोरी डिवाइसेस की सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है, वो कौन सी है, रजिस्टर, उसके काम कैश मेमोरी। उसके बाद हमने बाकी सभी देखे थे। एक बार ये सब रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे, फर्दर किसी चीज को स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा वी आर स्टडिंग द मेमोरी डिवाइसेस। वी हैव मेन मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। वी हैव सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में वो मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, जिसमें रैम आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डी रैम, एस रैम, डिपेंडिंग अपॉन की कैपेसिटर है कि नहीं है। ट्रांजिस्टर दोनों में है, बट डायनेमिक रैम में कैपेसिटर अवेलेबल होता है, जहां पे कैपेसिटर अवेलेबल है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, और स्टैटिक रैम में कैपेसिटर नहीं होता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी वो है कि जब भी सिस्टम ऑफ तो वो मेमोरी गई, तो इसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू रोम। फिर होगी रीड ओनली मेमोरी, एक तरह की परमानेंट मेमोरी। और आपका जो बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो रोम में ही स्टोर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर कैश मेमोरी वो होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज आप मेमोरी करते हो, बट ये ऑल्दो कैश मेमोरी इज वेरी फास्ट, बट इट इज लेस एज कम्पेयर टू रजिस्टर। तो रजिस्टर सबसे फास्ट है, देन कैश, देन रैम, देन रोम, देन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज आपकी आ जाती है। देन वो बायस, ये मैंने आपको बता दिया। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलाटाइल सी रीराइटेबल मेमोरी, जैसे आपके कैमराज में होती है, ठीक है। फिर आपकी जो है जैसे आपके कंप्यूटर में होती है, फोन में होती है, ठीक है, ये फ्लैश मेमोरीज। फिर वी हैव सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब आपको पता ही है। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, सबसे बड़ा जियो बाइट होता है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं। इसका मतलब एक बाइट में 2 निबल आते हैं। तो 1024 बाइट का 1 किलो बाइट, फिर इसी तरह से चल के मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जीटा, जोटा, ब्रोंटो, और लास्ट पे जियो बाइट जो सबसे बड़ा यूनिट है। यहां तक हमने कवर कर लिया, तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेक्चर तो बहुत लेंदी है यार, आराम आराम से पढ़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फिर आपको एग्जाम में एक ना कंप्यूटर कोडिंग से भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर कोड। जो भी आपके कंप्यूटर कोड है उसमें क्या क्वेश्चन आता है मैं बताऊं। देखो कंप्यूटर कोड से ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। एग्जाम में पूछेगा जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है वो कितने बिट का सिस्टम है, तो आपको याद रखना है 4 बिट सिस्टम है। 4 बिट सिस्टम है, इसकी हेल्प से हम 0 से 9 जो हमारे बाइनरी डिजिट है ना उसको लिखते हैं। तो इसकी हेल्प से हम मेनली किसको, 0 से 9 बाइनरी नहीं है, बाइनरी तो 0 1 है। 0 से 9 आपके जो डेसिमल डिजिट है ना, डेसिमल 0 से 9, उनको लिखने, मतलब आपके जो 10 डेसिमल है ना उनको लिखने के लिए हम बाइनरी कोडेड डेसिमल का यूज करते हैं। ये 4 बिट सिस्टम है। और एग्जाम में पूछता है ASCII, ये तो बहुत बार पूछा है। ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट। पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट। ये मेनली जो है 7 बिट सिस्टम होता है, ज्यादातर ये 7 बिट सिस्टम है। 7 बिट सिस्टम होगा तो इसका मतलब इसमें कितने आप यूनिक सिंबल लिख सकते हो। देखो जितना सिस्टम है ना उसका उसकी पावर 2 की पावर उतना कर दो, तो 2 की पावर मतलब 7 मतलब 120। इसका मतलब आप इसमें 128 जो है वो यूनिक सिंबल लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो, यूनिक सिंबल 128 लिख सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं इसमें बाइनरी कोडेड में कितने लिख सकते हो, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो आप 0 से लेकर 15 तक लिख सकते हो, बट मेनली हम इसको डेसिमल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर आप 0 से लेकर 127 तक लिख सकते हो, ठीक है। 2 की पावर उतना कर लो। ASCII सिर्फ 7 बिट नहीं होता, 8 बिट भी होता है, बट मेनली हम 7 बिट यूज करते हैं। जो 8 बिट वाला होगा वो कितना होगा, 2 की पावर 8 लिखेगा, बस इतना याद रखना है। बट हम इसमें 8 बिट में ASCII को यूज करके ना यूज करके हम ज्यादातर और यूज करते हैं, जैसे वी हैव एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका यूज करते हैं। ये 8 बिट वाला होता है। 8 बिट बोले तो 2 की पावर 8 मतलब 256 हम यहाँ से मतलब डिजिट लिख सकते हैं, मतलब 0 से 255 तक के सिंबल्स हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाइनरी कोडेड डेसिमल को किसने बनाया था, IBM कंपनी ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, IBM कंपनी। यह आपका एक लिखने का तरीका है, मतलब आपके जो डेसिमल्स हैं उनको अगर आपने कोडिंग बाइनरी डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो आप किस डेसिमल सिस्टम का यूज करोगे, BCD का, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्यों, क्योंकि ये 4 बिट वाला है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और 2 की पावर 4 मतलब 16, मतलब 0 से 15 तक आप यूनिक सिंबल इसकी हेल्प से लिख सकते हो।
फिर ASCII वाला जो है 7 बिट होता है, तो इसका मतलब 2 की पावर 7 128 इसमें यूनिक सिंबल्स आप देख सकते हो। और ABCDIC जो है 8 बिट होता है, तो मतलब 0 से लेकर 255 मतलब 256 जो है आप सिंबल्स इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना। और इसी तरह एक यूनिकोड भी होता है। यूनिकोड ये बस जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, यूनिकोड ये 16 बिट का होता है। कितना होता है? 16 बिट। ठीक है, कितना होता है? 16 बिट। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कैरेक्टर कोडिंग। क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर कोडिंग। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पूछ ले तो तुम्हें आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कैरेक्टर कोडिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने कोडिंग वाला पढ़ा, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप जो टॉपिक आ रहे हैं ना, ये तो आपका हार्डवेयर वाला कंपोनेंट क्लियर हो। अब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक आएगा, वहीं से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी शुरू होगी। वहां पे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये वो, फिर इंटरनेट, ईमेल, ये सब कवर करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कोडिंग में आपको मैंने बताया कि बाइनरी कोडेड डेसिमल एक 4 बिट का सिस्टम है, जिसको 2 की पावर 4 मतलब 16 यूनिक सिंबल्स आप देख सकते हो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये 7 बिट का सिस्टम है, तो 128 यहाँ पे आगे। फिर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ये 8 बिट का है। यूनिकोड जो है 16 बिट का है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर कुछ 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। अगर ये कुछ पल्ले पड़ रहे हैं ना, कुछ समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में चीजें बैठ रही है ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एटलीस्ट यू कैन डू दिस फॉर मी, अगर समझ आ रहा है तो। ठीक है, आपको आ रहा है तो बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाले, उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कौन सी क्लास। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में या मैं कोई पोस्ट डालता हूँ बीच, उसमें नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आप GK ही पढ़ाए जा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं। भाई मैंने सब कुछ पढ़ाया है। कोई भी टॉपिक का नाम लिख के अवेकनिंग क्लासेस लिखोगे, तुम्हें उस पर लेक्चर मिल जाएगा। मैंने सब पढ़ाया हुआ है। अभी मैं GK के मैराथन सेशन ला रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कंप्यूटर के मैं 10 मैराथन सेशन थोड़ी लाने हैं, कंप्यूटर में एक में ही निकाल दूंगा। इसी तरह इंग्लिश के ईडियम फ्रेजेस का कल मैंने आपको लाया, उस लेक्चर को देखो जाके। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वाले। इस तरह मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम साइनोनिम देखेंगे, बेसिकली साइनोनिम देखोगे, ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट एंटोनिम होता है। तो बाकी आप ऑटोमेटिकली हो जाओ, एक जनरल इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे। बट आप कैसे जो है रिएक्ट करते हो, उस पर भी बहुत चीजें निर्भर करती है ना। और हाँ, कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, जैसे सर नो योर डिस्ट्रिक्ट का आपने जम्मू डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा दी, बट कश्मीर वाला लेक्चर नहीं है। देखो वो आ जाएगा, मैं थोड़ा इस सेशन में बिजी था। आपका हर डे का एक एक मैराथन सेशन आ ही रहा है, तो वो भी आ जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम से पहले डाल दूंगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं है सॉफ्टवेयर। देखो मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दी, एक इंस्ट्रक्शन दी किसी को कोई काम करने की। और मान लो मैंने किसी को 10 इंस्ट्रक्शन दे दी, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और इन्हीं सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कोई आपको दिखता नहीं है सॉफ्टवेयर, मतलब ये आपको इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन, तूने ऐसे ऐसे काम करना है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर है क्या बनाया। ठीक है, और सबसे पहले आपको कुछ चीजें सॉफ्टवेयर के बारे में पता होनी चाहिए कि सबसे पहले थ्योरी जो है सॉफ्टवेयर की वो किसने लाई थी। तो थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले लाने वाले थे उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। क्या नाम था इनका? एलन ट्यूरिंग। इन्होंने 1935 में थ्योरी लाई थी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्या फादर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी किसको बोला जाता है? तो वॉर्स एस हम्फ्री को बोला जाता है। वॉर्स एस हम्फ्री को। तो ये नाम भी याद कर लेना, मे भी कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आपको एग्जाम में सॉफ्टवेयर में पता है कहां से क्वेश्चन आता है? सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन आता है कि ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सॉफ्टवेयर की जो मेन टाइप्स है ना, एक उसमें आते हैं वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के मेन हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो आपके फर्दर टाइप्स हैं। एक आगे सिस्टम को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलेंगे इनको। और एक आ जाते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके आगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे पास कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ जो है आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर सर क्या है ये, मतलब आप मुझे समझाओ। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हेल्प करेंगे। ये सिस्टम के लिए बने हुए हैं। सिस्टम चलेगा अगर ये सॉफ्टवेयर काम करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप कुछ काम करना चाहते हो किसी सिस्टम में, मान लो आपको कोई लेटर लिखना है, कोई एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करनी है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आपके लिए वो यूजर के लिए, तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम
एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कौन से सॉफ्टवेयर एंड यूजर प्रोग्राम है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बोले। इसमें जो जनरल पर्पस के लिए, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो उसमें, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो ये आगे जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस जो सिर्फ एक ही काम के लिए होता है। मान लो अगर किसी का कोई अटेंडेंस का सिस्टम है, कोई बिलिंग का सिस्टम है, तो उस वो सॉफ्टवेयर सिर्फ बिलिंग का काम देखेगा, वो आगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में जनरल पर्पस स्पेसिफिक आप समझ गए, ठीक है। मेनली हमारे एग्जाम में जो पढ़ने वाले हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन आता है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको सिस्टम मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर आने चाहिए। सिस्टम मैनेजमेंट सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सबसे इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड इज डिवाइस ड्राइवर, भी इसी में आते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। और तीसरे आपके आगे वी हैव ट्रांसलेटर्स, ठीक है, ट्रांसलेटर, इनको पढ़ेंगे हम आगे, ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ये तीन आगे हमारे सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दूसरी तरफ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज मतलब जो सिस्टम को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं अच्छे से, उसमें आपके आ जाते हैं जैसे डिस्क को कंप्रेस करने वाले डिस्क कंप्रेसर्स, ठीक है, डिस्क कंप्रेसर्स आ जाएंगे। डिस्क की फ्रेगमेंटेशन करने वाले उनको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर्स। क्या बोलते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर। ये आपके ना अरिहंत की बुक में बना हुआ है, वहां से देख लेना, ठीक है। फिर आपके बैकअप यूटिलिटीज आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके एंटीवायरसेस आ गए, वो भी इसी में आते हैं। फिर डिस्क क्लीनर्स आ गए, ये सारे किस में आ जाते हैं, सिस्टम यूटिलिटी में, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, ये हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो है लिंक स्टैब्लिश करता है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने वाली जो चीज है, वो क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका मेन काम होता है मेमोरी को भी यही मैनेज करता है, ठीक है। मेमोरी, कौन सी मेमोरी डिवाइस कैसे यूज होगी, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी यही देखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है टास्क, कौन सा टास्क पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो टास्क की शेड्यूलिंग भी यही देखेगा, ठीक है, ये देखेगा। और तीसरा मैंने आपको यूजर इंटरफेस बता दिया जो इसका मेन काम है, मतलब ये लिंक का काम करता है एक कंप्यूटर के बीच में, और कंप्यूटर इज द हार्डवेयर, और आपके यूजर के बीच में, एक हार्डवेयर और यूजर के बीच में लिंक का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और ये किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये पॉइंट आपको, जैसे आपने विंडोज सुना होगा, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस जिसे कहते हैं, ये सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल जो स्टार्ट होता है वो किसके हेल्प से होता है, बायस की हेल्प से। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कहां पर स्टोर होता है, रोम में। और ये जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो सबसे पहले आपका बायस शुरू हो जाता है, बायस जिसको सिस्टम बायस बोलते हैं, और इसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है। जो हार्ड ड्राइव से बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है, और रैम में आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम शुरू करेगा, तो आपका सिस्टम काम। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपका सिस्टम मतलब डब्बा है, ठीक है। वो आंटी का टिफिन डब्बा वाला बात आ गई ना, तो वो बस डब्बा है। तो मतलब जब तक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, तो बस ये याद कर लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में बायस का इंपॉर्टेंट रोल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करता है, मेमोरी को मैनेज करना, टास्क की शेड्यूलिंग करना, यूजर इंटरफेस का काम करना, ये सब इसकी एग्जाम्पल। जैसे विंडोज, एमएस डॉस, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पहले सारे करके देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने वाला। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जो आपको एग्जाम में पूछता है। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, ये भी अभी पढ़ा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया, ये देख लिया हमने क्या होता है, जस्ट अभी समझा, इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिर आ गया डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है, देखो आपने एक कंप्यूटर को में अगर प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, आपने प्रिंटर की वायर जो है कंप्यूटर में लगा दी, तो क्या वो प्रिंट करना शुरू हो जाता है, नहीं। सबसे पहले आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, वो जो इंस्टॉल करते हो डायरेक्ट नोन है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक कोई भी डिवाइस आप जो कंप्यूटर के साथ अटैच करो, चाहे प्रिंटर करो या कोई भी माउस करो या कीबोर्ड करो, उसको फंक्शनल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जब आप कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करते हो, उसके लिए वो यूज होता है, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डिवाइस ड्राइवर भी क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो बिल्कुल है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। दिस इज कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा हमने पढ़ा इसमें, तीसरा हमने पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेट होता है जो बेसिकली एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसमें आपके असेंबलर आ जाते हैं, आपके कंपाइलर आ जाते हैं, इंटरप्रेटर आ जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, हम धीरे धीरे सीक्वेंस में कर रहे हैं। फिर सिस्टम यूटिलिटीज, ये सिस्टम यूटिलिटीज में, इसमें मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो डिस्क कंप्रेशन का मतलब होता है, मान लो जो है
एक इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है उसको कंप्रेस करके छोटी फाइल्स में कन्वर्ट करेगा। इससे क्या होता है, आपकी सिस्टम की यूटिलिटी बढ़ जाती है, आपका सिस्टम जो है अच्छे से क्लीन हो जाता है, अच्छे से काम करता है। डिस्क फ्रेगमेंट का मतलब, मान लो आपके सिस्टम में क्या हुआ है, एक एक ही फाइल है, उसकी टूटी टूटी कॉपी पांच छह जगह में पड़ी, उन सबको जोड़ देगा, जाहिर नो है डिस्क फ्रेगमेंट। बैकअप यूटिलिटी मतलब बैकअप, एंटीवायरस मतलब अगर आपको कोई वायरस है उसको रिमूव करे। डिस्क क्लीनर भी एक क्लीनिंग का मतलब, ये आपके सिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। डिवाइस ड्राइवर, कोई भी आपने डिवाइस कनेक्ट किया उसको चलाने में हेल्प करेगा, और ट्रांसलेटर जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। देन वी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम बोलते हैं एंड यूजर प्रोग्राम। इसके आपके जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, ये हम सब देखेंगे अभी आगे जाके, एक एक करके आपके सिलेबस में मेंशन है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो उनको हम सब समझेंगे। ठीक है, दिस इज, ये पहले आपको इतना पता होना चाहिए आपको। और आपको पता है, एक कंप्यूटर में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है प्रोसेसर जो हमने पढ़ा था, माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से कंप्यूटर चल रहा है। अगर ये दो कंपोनेंट नहीं है तो कंप्यूटर डब्बा ही है, तो समझ लेना, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा प्रोसेसर, इनकी हेल्प से आपका कोई भी कंप्यूटर जो है वो काम करता है। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत रट लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है एक सॉफ्टवेयर के बारे में, कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी, ठीक है, कि वो मल्टीपल टास्क एट अ टाइम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क को कर देना। ठीक है, और मान लो एक चीज और पूछी जाती है, ये एडिशनल बता रहा हूँ, आप किसी का लॉगिन और पासवर्ड, आप जो लॉगिन और पासवर्ड डालते हो ना, ये क्या होता है? मतलब किसी की लॉगिन या किसी के पासवर्ड को जो है वेरीफाई करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। मतलब ये बंदे की ऑथेंटिसिटी चेक कर रहा है, ऑथेंटिकेशन करे कि वो बंदा करेक्ट है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कई बार पूछ लेता है ऑथेंटिकेशन क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको थोड़ी नॉलेज है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन सा टॉपिक है? वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या 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 है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोसेस को मैनेज करता है, मतलब कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, उसकी पूरी शेड्यूलिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। फिर मेमोरी मैनेज करता है कि किसको कितनी मेमोरी मिलेगी। ठीक है, मतलब मान लो तीन काम में एट अ टाइम कर रहा हूँ, पहले काम को कितनी मिलेगी, दूसरे को, तीसरे को, तो वो मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी कितनी किसको मिलेगी वो डिवाइड करेगा। फिर फाइल मैनेजमेंट, मतलब कहां पर जाके डेटा लास्ट में स्टोर होगा, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली बात तो ये इंटरफेस का काम करता है, ये प्रोसेस को मैनेज करता है, ये मेमोरी को मैनेज करता है, ये फाइल को भी मैनेज करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करने का काम ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसा क्वेश्चन जेके सभी ने पूछा था, उसमें तीन ऑप्शन में ये सारे थे, और उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही आना था। ठीक है, ये आपको क्लियर है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट तरह के होते हैं, एक होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये समझना ध्यान से। ठीक है भाई, पढ़ने के लिए कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप ये नहीं बोलना कि यहाँ पे पूरा लिखवाऊंगा तो ये कभी भी नहीं होगा रिवाइज, मुझे आपको समझाना है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जहां पर क्या होता है, बहुत सारे काम जो है ना आपस में उनका एक बैच बना लिया जाता है, मतलब मान लो 6-7 काम है, उनको इकट्ठे करके एज अ ग्रुप काम किया जाता है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस तरह का काम करते हैं उनको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है, यूनिक्स। तो ऐसे पूछ लेगा यूनिक्स एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एट अ टाइम एक ही यूजर काम करे, वो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो जैसे ये पहले पीसी जो आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रट लो। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एट अ टाइम में बहुत सारे, मतलब 6-7 बंदे एट अ टाइम एक ही सिस्टम पे काम कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी भी एग्जांपल आप यूनिक्स या वीएमएस से याद कर सकते हो, ये है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर एक है मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही टाइम में मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने वर्ड भी खोला और मैंने एक्सेल भी खोला, ये होता है मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लाइनक्स। कौन सा है? लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे एमएस डॉस दे देगा, वो नहीं है। लाइनक्स है तो बिल्कुल है। ठीक है, इस तरह से आपने क्लियर, ये चीजें याद है, इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
ध्यान से सुनना, मतलब मैंने टाइम डिवाइड कर दिया, इस काम को इतना टाइम मिलेगा, इस टाइम काम को इतना, इस काम को इतना, इसको बोलते हैं हमारे कौन से, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल है मैक। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज एग्जांपल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं आपने प्री डिटरमाइंड टाइम दे दिया किसी को, मतलब आपने पहले ही टाइम दे दिया कि कोई काम इतने ही टाइम में होना चाहिए, तो जब आपने पहले ही टाइम दे दिया वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी भी एग्जांपल लाइन एक्स है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। टाइम मैंने आपको बता दिया सबसे पहले वही है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जो फंक्शंस जो करने थे उनका एक बैच बना के एट अ टाइम करे, यूनिक्स। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम एक ही यूजर काम करे, उसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल यूजर काम करें, यूनिक्स। मल्टीपल टास्क एट अ टाइम पे हो रहे हैं, एग्जांपल लाइनक्स। उसका टाइम शेयरिंग जिसमें हो रही है दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम शेयरिंग मतलब रियल टाइम का मतलब उसको पहले ही प्री डिटरमाइंड टाइम दे दिया, भाई तूने इतने टाइम में काम करना है, तो वो हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो उतने टाइम में काम को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब मैंने आपको बोला कि एक देखो, मैंने आपको एक चीज बोली बट आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, कैसे पूछोगे, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर इंटरफेस का काम करता है। यूजर इंटरफेस का काम करने का मतलब जो है आपका जो बेसिकली सिस्टम है, आपका सिस्टम जो है और आपके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब आप जो भी कमांड देते हो वो आपके सिस्टम तक पहुंचाता है। अब आप दो तरह से कमांड दे सकते हो। सबसे पहला तरीका, आप करेक्टर के थ्रू कमांड दे सकते हो, मतलब लिख के। करेक्टर यूज उसको बोलते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। मतलब मान लो इसमें क्या होता है, मान लो आपका कीबोर्ड के थ्रू आप लिख के कमांड दे रहे हो, ठीक है। क्या कीबोर्ड के थ्रू लिख के, हम पहले ऐसे कमांड देते हैं कीबोर्ड के थ्रू लिख के, ठीक है। तो इसको बोलते थे करेक्टर यूजिंग, मतलब इसमें आप टाइपिंग करते हो। इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, ठीक है, इसकी एग्जांपल है। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब आप माउस के थ्रू भी दे सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो कि सिंबल्स को भी यूज करते हो, तो ऐसे इंटरफेस का बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर। इसकी सबसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये भी किसने बनाया था, जीरोक्स कंपनी में। तो आजकल के जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे कौन से हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करने वाले। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये ना फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्राफिकल, एमएस डॉस इज अ करेक्टर यूजर इंटरफेस, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर और क्या एग्जांपल है, फिर आपको एक पता होना चाहिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओपन सोर्स, कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या ओपन सोर्स का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग, ओपन सोर्स होता है जिसका सोर्स कोड आपको पता हो। मतलब मान लो ओपन सोर्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो अगर वो मेरे पास है ना, वो बनाया किसी ने बट उसने सोर्स कोड उसका फ्री रखा है। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ मैं थोड़ी चेंजेस करके अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकता हूँ, ऐसे को बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है लाइनक्स। क्या एग्जाम्पल है, लाइनक्स। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स आपने याद रखना। इसी तरह जो है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, ये इंडिया का है बोस, ठीक है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन ये इंडिया का है, और ये भी सीडैक ने बनाया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये भी एक ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट भी याद कर लेना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बोस हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सारे ओपन सोर्स वाले हैं, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये याद कर लेना, ठीक है। फिर और कौन कौन से हैं, फिर और एप्पल का जो है मैकिंटोश है, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए कौन के। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका बोस पढ़ लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, ठीक है, जैसे आपका सिस्टम में होता है विंडोज, कौन सी विंडो है, वो कौन बनाया, वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज ओपन सोर्स है, नहीं है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, ये भी याद कर लेना, बट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में भी होते हैं, जैसे एंड्रॉइड होता है, फिर आपका एप्पल के फोन में होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह सैमसंग का सिम्बियन, ये सब मतलब जो है ये चलते हैं किसके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपको नहीं पूछेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट ना मैंने भूल गया था, किसको बोला जाता है, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोला जाता है कर्नल को। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है कर्नल को। किसको बोला जाता है, कर्नल को, सेंटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, कोई भी आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है उसको बेसिकली जो है आपके सिस्टम के साथ लिंक करने में आपका कर्नल का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एक पाथ प्रोवाइड करता है कि आपका जो भी आपने जो है पेरिफेरल डिवाइस में जो आपने साथ में कनेक्ट किए, मान लो माउस कीबोर्ड, तो उनको एक पाथ प्रोवाइड करता है कि वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो अपनी बात कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है, तो वो प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं कर्नल। और इसको हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये फैक्ट भी आपने याद रखना, ठीक है भाई। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो याद कर लेना, यहाँ पे भूलने वाला नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है और इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। अब इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है,
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है। कमांड लाइन इंटरफेस वो होता है जो करेक्टर के थ्रू जो है कमांड देता है, इसलिए एमएस डॉस आपने याद रखना। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अभी रिसेंटली चले, चाहे आपके विंडोज हैं, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। फिर आपका प्रोसेस को मैनेज भी करता है, कौन सा प्रोसेस पहले होगा दिस दैट, वो हमने अभी देखा भी है, जैसे बैच प्रोसेसिंग है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ भी है। फिर मेमोरी को मैनेज करता है, रैम की मेमोरी किस किस तरह से डिवाइड होगी और किस कहाँ पे स्टोर होगा, ये सब भी देखता है। इसमें आपको ये मेन याद रखें, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एमएस डॉस है, मल्टीपल यूजर यूनिक्स है, मल्टीपल टास्किंग में लाइनक्स है, ये आपको याद है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाइनक्स है, प्री डिटरमाइंड टाइम होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल, आप उसमें चेंज कर सकते हो, जैसे लाइनक्स बोस जो है सीडैक में है, और कर्नल बोलते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या सेंटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये पॉइंट भी आपने देख लिया, ठीक है। फिर हमने जो है डिवाइस ड्राइवर मैंने आपको पढ़ा दिए थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसलेटर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था? ट्रांसलेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर के देखो सुनो, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बोले तो जीरो या वन, कंप्यूटर या तो जीरो समझेगा या वन समझेगा और कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो बस हम जो लिखते हैं, तुम क्या सिस्टम में जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसे लिखते हो? नहीं, तुम तो अपनी कहानी लिखते हो ना, जो भी लिख रहे हो। मैं अवेकनिंग क्लास से लिखा हूँ AWAKENING। अब कंप्यूटर तो वो समझता नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में ऐसा ट्रांसलेटर होगा जो उसको इस मशीन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसको कन्वर्ट करने वाले, आप देखो, आप जिस लैंग्वेज में लिखते हो वो असेंबली लैंग्वेज भी हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ये पहले चलती थी बहुत ज्यादा। फिर दूसरा, आप हाई लेवल लैंग्वेज में मेनली लिखते हो। तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज मतलब जीरो वन में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं? असेंबलर। ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर। और जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं वो दो होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है आपका कंपाइलर, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के डिफरेंस में। देखो, इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर जो होता है, जब वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो वो लाइन बाय लाइन करेगा। पहले एक लाइन करेगा, फिर दूसरी लाइन करेगा। जो लाइन बाय लाइन करेगा तो उसकी स्पीड तो कम होगी, मतलब इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। अगर बट इसके क्या होगा, इसमें आप एक्यूरेसी इजिली देख लो, मतलब डीबगिंग अच्छे से हो जाती है, मतलब गलतियां जल्दी मिल जाती हैं, ठीक है। डीबगिंग फास्ट होती है इसमें। बट दूसरे केस में वी हैव कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन ना करके पूरा का पूरा एक ही बार कर देता है, एट अ वंस एक ही बार पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो क्या कर देगा, वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मान लो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे एट अ वंस। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत फास्ट होगी, बट क्या होगा, इसकी डीबगिंग जो इतनी अच्छी नहीं होती। डीबगिंग मतलब बगिंग होता है गलती, तो डीबग होता है उसको रिमूव करना, डीबगिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर लोगे। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो न्यूमोनिक कोड्स हम लिखते हैं, जैसे लोड स्टोर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो हमारे इंटरप्रेटर कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे मैं कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। उसमें आपके इंटरप्रेटर आ जाता है और कंपाइलर। इंटरप्रेटर जैसे एग्जांपल जो है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा और इसकी स्पीड कम होगी बट डीबगिंग अच्छे से हो जाएगी। और कंपाइलर जो एटा वंस करेगा, स्पीड ज्यादा बट डीबगिंग इसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लेना। और इनकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे आपके जो ये ट्रांसलेटर है, जैसे फोर्ट्रान है जो फार्मूला को ट्रांसलेट करता है, फिर अल्गोल है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबोल है कॉमन बिजली ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना। बट इतना आजकल इसमें से जेकेएसएसबी क्वेश्चन नहीं पूछा, अब नहीं पूछा तो हम इतना टाइम इसमें नहीं देंगे, ठीक है। अब आपको और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो साथ में ना रटने वाली चीजें भी देखते हैं। आपके जो कीबोर्ड है ना, इसके ऊपर फंक्शनल कीज होती हैं। देखो आपको पता है ना, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। F1 F2, ठीक है, आप देखा होगा कोई भी सिस्टम, F3 F4 F5, ठीक है, F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, ये आपने देखी होंगी, ठीक है। अब इसमें से किसका क्या फंक्शन, इनको बोलते हैं फंक्शन की, ये एग्जाम में पूछता है। F1 का मतलब होता है हेल्प, F2 का मतलब होता है रीनेम करना, क्या करना है, रीनेम। F3 का मतलब होता है सर्च करना, क्या करना है, सर्च करना। F4 का मतलब होता है फाइंड, बेसिकली फाइंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और F5 का मतलब होता है रिफ्रेश के लिए, किसके लिए, रिफ्रेश के लिए, ठीक है। जो तो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। F7 जो है स्पेल चेक के लिए, ये भी पूछता है एग्जाम में। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है किसी में, स्पेल चेक करना हो या ग्रामर चेक करनी हो, वो उसके लिए हम F7 का यूज करते हैं, ठीक है। F9 भी एग्जाम में पूछता है। F9 जो है बेसिकली वो यूज किया जाता है, ये भी रिफ्रेशिंग के लिए मेनली यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट का एमएस वर्ड में, और सेंड और सी मेल में एमएस आउट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। उसमें F11 है जो पूछता है एग्जाम में। F11 यूज किया जाता है, मतलब फुल स्क्रीन मोड को एंटर करना और एग्जिट करना, उसके लिए यूज किया जाता है मेनली, ठीक है। F12 जो है सेव एज के लिए। बट इनके फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग वर्ड में, एमएस वर्ड में अलग हो जाएंगे, एमएस एक्सेल वो हम देखेंगे। बट आप फिलहाल के देख लो, F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेल चेक, और F11 जो है इंटर एग्जिट, और F12 सेव एज। ये तो मेन वाले हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, ठीक है। थोड़ा ये भी रिवाइज हो गया। फिर आपको
एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ाने ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस विंडोज की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विंडोज की फुल फॉर्म ये भी ली थी जेके एसएसबी ने, विंडोज की फुल फॉर्म क्या होती है। तो विंडोज स्टैंड फॉर वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलप्ड डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। मतलब हमने क्या किया है, एक वाइड सा इंटरेक्टिव नेटवर्क बनाया जो किसके लिए बनाया, ऑफिस का वर्क इजीली हो सके, तो उसके विंडो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। आजकल सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। एक एमएस डॉस आपने याद रखना था, जो क्या था, एक तरह का आपका पुराना सिस्टम है। तो एमएस डॉस आपको याद रखना था, बाकी सारे आपको क्लियर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, विंडोज भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हमने वो टॉपिक पढ़ना है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आते हैं, दैट इज एमएस ऑफिस। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ा रहा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एंड यूजर प्रोग्राम, जो मतलब जो यूजर काम कर रहा है उसके काम की चीज है। मान लो एक किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है तो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करे, बट मेनली यूज जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट है। मान लो किसी ने वर्ड लिखने लेटर लिखने हैं, तो वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, बट मेनली जो यूज करेगा वो एमएस वर्ड का यूज करेगा। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक एक करके हमें 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। मेनली हम 4 पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं एमएस एक्सेल से आते हैं, बट सबसे पहले एमएस वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई लेटर एडिटिंग फॉर्मेटिंग ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हो तो कोई भी आपको जो डॉक्यूमेंट खुलता है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा होता है, टॉप में डॉक्यूमेंट वन, क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट वन। इसी तरह जब आप एमएस एक्सेल में खोलोगे तो उसमें शीट वन लिखा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल में लिखोगे तो बुक वन लिखा होगा, इसी तरह से चलता है। पावर पॉइंट में लिखोगे तो उसमें प्रेजेंटेशन वन लिखा होता है। एमएस एक्सेस में खोलोगे तो डाटाबेस वन लिखा होता है। तो जब भी आप एमएस वर्ड में फाइल खोलते हो तो सबसे ऊपर इसमें क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट वन, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप इसमें क्या करते हो, कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग कुछ भी करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। जब भी आप एमएस वर्ड खोलते हो ना, अगर आपने कभी भी एमएस वर्ड खोला है तो उसमें कुछ पेजेस होते हैं जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे कोई टैब्स होते हैं, यहाँ पे नीचे टैब्स होते हैं, जैसे आपको एक यहाँ पे कहीं होम टैब दिख रहा होगा, ठीक है। इंसर्ट टैब होता है यहाँ पर, ठीक है। पेज लेआउट टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, ठीक है। इन टैब्स में से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से टैब में कौन सी चीज आती है। देखो जैसे सबसे पहले होता है होम टैब। देखो होम टैब में क्या क्या आता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो अगर आपने आपका क्लिप बोर्ड पूछेगा कहां पर आता है, तो होम टैब में। क्लिप बोर्ड का मतलब आपने कोई चीज कट करनी है, कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है, ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, क्लिप बोर्ड में। और क्लिप बोर्ड कहां पर आता है, होम टैब में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर मान लो आपने किसी का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट मतलब जो आप लिखने का साइज है वो चेंज करना चाहते हो, या कलर चेंज करना चाहते हो, किसी को बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, साइज चेंज करना, ये सारा फॉन्ट भी किसमें आता है, होम टैब में आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको और होम टैब में क्या होता है, मान लो आपको कोई एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग वाला भी किसके अंदर आता है, होम टैब में। ये तो आपको होम टैब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एक होता है इंसर्ट टैब, कोई भी चीज आपने इंसर्ट करनी है, इंसर्ट करनी है, मान लो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, कोई पिक्चर डालनी है, तो आप किस में जाओगे, इंसर्ट टैब में जाओगे, ठीक है। आपने पिक्चर डालनी है, कोई इलिस्ट्रेशन डालनी है, कोई हेडर फुटर डालना है। हेडर फुटर, हेडर बोले तो वो चीज जो हर पेज के ऊपर आएगी, और फुटर बोले वो चीज जो हर पेज के नीचे आएगी। तो आपने हेडर फुटर डालना है, वो भी आपके इंसर्ट टैब में ही आते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने अगर पेज का सेटअप देखना है, पेज का लेआउट कैसा होगा, ये सब जो है आपका एक टैब आता है, दैट इज नोन एज पेज लेआउट टैब। इसमें ही सब चीजें आती हैं, मतलब पेज का साइज कितना होगा, पेज की बैकग्राउंड कैसी होगी, ठीक है। ये सारी किस में आती है, पेज लेआउट टैब में। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पेज का साइज, पेज की बैकग्राउंड, ये सारी कहां पर आती है, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू टैब। कौन सा है, रिव्यू टैब। सर रिव्यू टैब में क्या क्या चीजें आती है, देखो रिव्यू टैब में आपकी काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे स्पेलिंग्स अगर कोई है, और ग्रामर का कोई चीज है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, स्पेलिंग्स और ग्रामर्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके जो सिंबल्स हैं आपने यूज करने, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे साइनोनिम्स वगैरह के लिए थीजर्स है, जिनको बोलते हैं थीजर्स, वो सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आप सब रिव्यू टैब में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर अवेलेबल है, रिव्यू टैब में अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आई है, बहुत जरूरी कॉल है, मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज मैं इतना ही सेशन रखता हूँ। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, इसके बाद क्या रहता है हमारा, उसके बाद हमारा एमएस ऑफिस। देखो एक सेशन इसका मुझे अब लेना पड़ेगा, मैं तो सोचा था आज ही क्लियर कर दूं, बट
थोड़ा अर्जेंसी है तो एमएस ऑफिस जो है एक आपको मुझे करवाना है, और दूसरा मेरे को आपको इंटरनेट और ईमेल करवानी है, ठीक है, इंटरनेट और ईमेल। तो एक सेशन हम और ले लेंगे जिसमें हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस प्रेजेंटेशन, और विद इन 1 और 2 डेज, 1-2 दिनों में ये सेशन मैं आपको दे दूंगा, इंटरनेट और ईमेल कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द थिंग, क्योंकि सच में मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं उसके बाद इसको कवर करवा लूंगा, ठीक है। आई होप आपको आज का अभी तक का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट नेक्स्ट सेशन में ये कवर करवा दूंगा, 3-4 चीजें रहती हैं, उस सेशन में हम इसको इजिली कवर कर लेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।